नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष द न्यू लेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंडिया चाइना गालवान फेस ऑफ। तो एक्चुअली में इस गालवान में जो अभी वायलेंट क्लैश हुआ, तो इसमें हम देखेंगे कि ये सिचुएशन जो है वो कितना सीरियस है और आगे क्या क्या होगा या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो एलएसी के पास जो वायलेंट क्लैश हुआ और उसमें जो 20 इंडियन सोल्जर्स या आर्मी पर्सनल जो है जो शहीद हो गए। और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्लैश के बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं और हमारे आगे की रणनीति क्या होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लैश के 24 घंटे बीतने के बाद इस क्लैश में क्या क्या और क्यों हुआ। तो क्या ये सिचुएशन सीरियस है? बिल्कुल हाँ, ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। 1962 के बाद पहली बार लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर पे किसी आर्मी पर्सनल की डेथ हुई है, जबकि एलएसी में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो क्लैश 1975 में हुआ उसमें आखिरी बार असम राइफल्स पेट्रोल पार्टी की डेथ हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो घटनाएं थी ये 1993 की जो संधि हुई उसके पहले की थी। 1993 में जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर पे शांति बहाल करने के लिए समझौता नहीं हुआ था, लेकिन गालवान वैली में आर्मी पर्सनल जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर की और 19 आर्मी पर्सनल की डेथ हुई, ये एक बार फिर चाइना की मंशा को साफ दर्शाता है। नंबर्स की अगर हम बात करें या मृत्यु के आंकड़े की बात करें तो ज्ञातव्य है कि 2016 में जो उरी में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि 19 सैनिकों की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र मोदी सरकार ने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक कराया था। तो हम इस सिचुएशन से भी देखते हैं कि आगे इंडिया चाइना की बॉर्डर पे कैसा सिचुएशन रहेगा, भारत की रणनीति क्या होगी। इसमें हम देखते हैं कि अगर दोनों तरफ से एक राउंड फायर भी नहीं हुआ तो क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो अगर वास्तविकता में देखें तो ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर बिना फायर हुए इतना ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मृत्यु जो है काफी मर्मरता पूर्वक हुई होगी, क्योंकि इसमें गन्स और राइफल्स का प्रयोग नहीं किया गया था। हालांकि इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों देशों ने राइफल, रॉकेट, मिसाइल या किसी फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया, तो युद्ध की सिचुएशन या युद्ध का नगाड़ा अभी नहीं बजा है। क्योंकि दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर पावर है, मुझे नहीं लगता है कि युद्ध जो है इस विकट परिस्थिति में, जो कि कोरोना के कारण और भी ज्यादा विकट हो गया है, इसमें दोनों देशों में से किसी का फायदा होगा। लेकिन अगर हम इतिहास को टटोले तो नाथुल्ला पे जो कि इस सिक्किम में है, 1962 के युद्ध के पहले सैनिकों में टकराव हुए थे, उसमें भी गोली बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये एक फुल फ्लेज वार के रूप में साबित हुआ। तो इससे ये अंदाजा लगाना अभी बहुत हद तक कारगर नहीं होगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। तो एक्चुअली हुआ क्या था सोमवार को गालवान वैली में? ये जो मैप है इसमें गालवान वैली ये है, और भारत ने जो नया रोड बनाया है DSDBO मतलब दारबुक शयोक दौलता बेग ओल्डी रोड का निर्माण किया है। ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड है। जो तनाव की स्थिति जो थी वो पिछले कई सप्ताह से एरिया में बनी हुई थी, जो एलएसी की एरिया है उसमें बनी हुई थी, और इसके कारण बहुत ज्यादा संख्या में आर्मी पर्सनल और अस्त्र शस्त्र जमा किए जा रहे थे एलएसी के दोनों तरफ। एलएसी के सिचुएशन पर नजर डालें तो गालवान वैली कभी भी दोनों तरफ के लिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी कभी भी नहीं रहा। तो आखिर अभी क्या हो गया? तो मैंने अभी बताया कि भारत ने जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाया है ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस डिस्प्यूट का। ये जो रोड है ये चाइना की आंखों में जब से बना है तभी से चुभ रहा है कि भारत ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जबकि चाइना ने डेकेड्स पहले अक्साई चीन का जो एरिया है अपना रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, लेकिन पता नहीं ये चाइना की आंखों में अभी क्यों चुभ रहा है, जबकि ये फुल फ्लेज इंडियन टेरिटरी है। और 6 जून को कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग के पश्चात ये समझौता किया गया कि दोनों तरफ की आर्मी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत पीछे जाएंगी। मगर आपको ज्ञातव्य है कि अगर हम इतिहास को देखें तो चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अच्छा नहीं रहा है, और इस प्रतिक्रिया के तहत बफर जोन की सहमति हुई।
तो जो बफर जोन जो बनाया जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में, तो श्योक और गलवान रिवर का जो जंक्शन है वहीं पे बफर जोन बनाया जाएगा और दोनों तरफ की आर्मी जो है वो 1-1 किलोमीटर अभी सबसे पहले पीछे जाएगी। लेकिन जब कर्नल बी संतोष बाबू सिचुएशन को मॉनिटर करने के प्रोसेस में उन्होंने ये नोटिस किया कि चाइनीज कैंप जो है वो अभी तक उस एरिया में मौजूद है, तो वो उसे हटाने के लिए गए। तो उन्होंने प्रयास किया कि चाइनीज आर्मी पीछे चली जाए, लेकिन ये जो वार्ता थी जो बाद में नोक-झोंक में बदल गई और काफी लड़ाई मारपीट हो गई, सिचुएशन काफी खराब हो गया वहां पे, और हमने अपने 20 आर्मी पर्सनल्स को खो दिए और कई आर्मी पर्सनल, जैसे कि एग्जैक्ट फिगर अगर मैं देखूं तो लगभग 135 आर्मी पर्सनल इंजर्ड हुए। तो क्या इंडियन आर्मी सोल्जर्स वेपन कैरी कर रहे थे? तो इसका आंसर जो है वो है नो। इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो है वो वेपन कैरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1996 में जो संधि हुई, जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलओसी है, उसके तहत एलएसी पे हथियारों या एयरक्राफ्ट पर बहुत तरह की पाबंदी लगाई गई है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी पर्सनल जो है वो वेपन्स कैरी नहीं कर रहे थे। आखिर जब गोली चली नहीं तो सोल्जर्स कैसे मर गए? तो अगर हम ये देखें तो जो तनाव का जो समय था, मतलब तनाव का जो समय चल रहा था दोनों तरफ के बीच में, और कई बार इसमें नोक झोंक हुई थी आर्मी के बीच में। अगर हम 5-6 मई को देखें, पैंगोंग सोंग जो झील है उस पे 70 इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो है वो इंजर्ड हुए थे इसी लड़ाई के दौरान में। और चाइनीज ने बैट का, स्टिक का, स्टोन्स का, जो कि लाठी डंडे और पत्थर का इस्तेमाल किया था लड़ाई में। लेकिन अगर हम 16 जून या सोमवार को देखें तो इसमें भी चाइनीज ने बैट, क्लब, स्टिक, स्टोन्स का इस्तेमाल तो किया ही, साथ साथ उन्होंने कई सैनिकों को तेज धारा वाली गलवान रिवर में ढकेल दिया, जिसके कारण जो वहां पे ये हाई अल्टीट्यूड एरिया है और इंटेंस कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे, तो कई सैनिकों की जान जो है वो ठंड के कारण चली गई। तो हम अगर ये देखें तो इस नोक-झोंक या लड़ाई में कितने चाइनीज सोल्जर इंजर्ड या क्लैश हुए हैं, कितने चाइनीज सोल्जर मारे गए हैं या इंजर्ड हुए हैं, तो इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन अगर कि कितने चाइनीज सोल्जर इसमें घायल हुए या मारे गए, तो चाइनीज गवर्नमेंट या पीपुल लिबरेशन आर्मी ने भी इसका कोई डिटेल्स नहीं दिया गया है कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए या घायल हुए। तो लेकिन एएनआई न्यूज एजेंसी के तहत अगर हम देखें तो उन्होंने कोट किया है कि 43 चाइनीज सोल्जर जो हैं इधर मारे गए हैं या इंजर्ड हुए हैं इस क्लैश में। और अगर हम usnews.com को देखें तो उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस के तहत कहा है कि 35 चाइनीज ट्रूप्स जो है इंक्लूडिंग एंड ऑफिसर्स इसमें मारे गए हैं। तो क्या ये सिचुएशन अभी ये क्लैश के बाद ये सिचुएशन जो है वो सुधरा है या सिचुएशन और एग्रेवेटेड हो गया है? तो इसमें हम देखते हैं कि घटना के पश्चात जो आर्मी मेजर जनरल्स की जो मीटिंग हुई है, जो कि ट्यूसडे को हुई पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में, वहाँ पे वो काफ़ी लंबी चली, लेट इवनिंग तक चली, और इसमें इसके बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। तब जाके भारतीय सेना ने जवानों की पार्थिव शरीर को लेने में कामयाबी मिली उन्हें, और चाइनीज को भी परमिशन दिया गया कि वे जो अपने इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाएं। तो क्या टेंशन जो है वो अभी भी लद्दाख में बहुत ज्यादा हाई है या कुछ टेंशन कम हुआ है इस मीटिंग के बाद? तो हम देखते हैं कि नहीं, ये टेंशन जो है ये बहुत ज्यादा हाई है। तो yes, the tension is already been running at various places in Ladakh border where Indian and Chinese soldiers are facing each other on LAC since May. और ये जो इंसिडेंट है इसने टेंशन को और एग्रेवेट ही कर दिया है। और अगर हम अदर प्लेसेस पे देखें तो वहां से कोई क्लैशेस का न्यूज हमें नहीं मिला है। ये जो सब कुछ हुआ इससे हम क्या समझे या इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इस घटना के बाद वार्ता जो है का जो प्रोसेस है वो अपने निचले स्तर पे चली गई है और अति शीघ्र इसका निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। लेकिन इससे हमें ये ज्ञान जरूर हुआ है कि चाइनीज ने अपना अधिकार गलवान वैली पर दिखाया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना 2 बार एलएसी पार कर उनकी जमीन में दाखिल हुई है।
तो चाइनीज जो है वो एलिगेशन लगाना इंडियन आर्मी पे शुरू कर चुके हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा है कि चाइनीज ने एलएसी की सीमा को वायलेट किया है, जिसके कारण गालवान वैली की ये घटना हुई है। और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि ये क्लैश जो है ये काफ़ी इंडिया चाइना रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब किया है इसने। और हमारे जो 20 जवान जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं, जो कि ये देश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो क्या सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा एक्सकलेट हो सकता है? तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज जो है वो स्टिल मिलिट्री लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे वार्ता कर रहे हैं। अगर कोई मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं होता है आने वाले समय में, तो ये सिचुएशन जो है वो थोड़ा शांत हो सकता है। और जो अगर कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है तो ये सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सेलरेट ही करेगा, जिससे कि पीसफुल रिजोल्यूशन में काफ़ी समस्या आएगी। तो इसलिए डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा ही स्थिति सुधारने की प्रतिक्रिया चल रही है। हालांकि पब्लिक इमोशन को भड़काऊ भाषण देना और भड़काऊ भाषण देके और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और आने वाले वक्त में भारत सरकार को एक मजबूत रणनीति के तहत इसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।